बीएससी थर्ड ईयर, जितने भी लोग सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर के थर्ड ईयर में पहुंचे हैं, उन सभी लोगों से सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लापरवाही सेकेंड ईयर में हुई है वो लापरवाही थर्ड ईयर में ना करें, क्योंकि ये जितनी अभी इधर जो भी सेशन चला, इसमें जो भी बैच रही है, उसमें हर एक में एक बड़ा हिस्से ऐसा होता था जो लोग लापरवाही किए। ये हम सेकेंड ईयर के लिए भी बोले थे, जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होकर के आए हैं उनके साथ भी यही दिक्कत है। उसमें भी कुछ लोगों को छोड़ दो तो मैक्सिमम लोग लापरवाही किए हैं, तुम लोगों ने भी मैक्सिमम लोग लापरवाही किए हुए हैं। तो फिलहाल अभी एक वीडियो तुम लोगों के लिए अब आज से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। सब जो पेपर है सबसे पहले उन्हें जान लो, लेकिन ये एक बात छोटी सी मोटे तौर पर दिमाग में बैठा लो कि इस बार तुम लोगों से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये सेकेंड ईयर नहीं, ये थर्ड ईयर है, जहाँ आपको प्योर के पोर्शन के सबसे मतलब क्रीम, मेरे हिसाब से कहोगे तो सबसे क्रीम पेपर होते हैं, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये दो पेपर सबसे क्रीम पेपर हैं जो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से उभर करके इसके क्वेश्चन सामने आते हैं। और अगर आप इन पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो फिर मान करके चलो आपका गणित पढ़ना बेकार है। थे फर्स्ट ईयर में भी एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इधर आओ तो लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक बेहतरीन पेपर है, लेकिन फिर भी लापरवाही का आलम ये था, वो कहने की नीड नहीं है। हाँ, सारे लोग अपने आप जान रहे हो। पेपर देखो, जो सबसे पहला पेपर तुम लोगों का होगा वो रियल एनालिसिस आएगा। रियल एनालिसिस, इसके बारे में सीधे सीधे कहें तो ये कैलकुलस का एक विस्तृत रूप है, या कैलकुलस इसका एक हिस्सेदार है, ये कह सकते हैं। ये दोनों कैलकुलस और रियल एनालिसिस आपस में कनेक्टेड है। शुरुआत जब आप रियल एनालिसिस की करते हो तो आपको किसी खास कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको नॉर्मल कैलकुलस आता है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप रियल एनालिसिस के बीच में पहुंचते हो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि आपको कैलकुलस की नीड कितनी महसूस हो रही है। कैलकुलस में जो थ्योरी एरिया, सरफेस, वॉल्यूम वगैरह के इंटीग्रेशन वाली रख उठी हैं, वो सारी थ्योरीज शुरुआत में जब बननी शुरू हुई थी तो वो कहा जाता है दैट्स द डेवलपमेंट ऑफ द रियल एनालिसिस। इसका मतलब रियल एनालिसिस अपने अंदर में पूरा कच्चा चिट्ठा रखा हुआ है कैलकुलस में आपको मिलने वाले सारे फार्मूलेज का, सारी थ्योरीज का। तो ये एक ब्रॉड सेक्शन में फैला हुआ पेपर है। दूसरा पेपर जो आपका होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तीसरा पेपर जो होगा उसे कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस। और चौथा पेपर जो कि ऑप्शनल पेपर होता है, जो लोग एनआई पीएसएस के हैं उनके लिए ये टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री होगा। और जो लोग गणपत सहाय के हैं, गणपत सहाय वालों के लिए ये ऑप्शनल पेपर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा। एलपीपी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का पेपर एनआई पीएसएस के लिए टेंसर एंड डीजी होता है, टेंसर और डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लेकिन अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इस पेपर को ऑप्शनल में फिर से चलाते हैं कि नहीं। मैक्सिमम टाइम में आज तक चलाते हैं, आप पर भी यही चलने वाले हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे रियल एनालिसिस से, उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, फिर बारी चलेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, और फिर लास्ट में इस चौथे पेपर की बारी आएगी। लेकिन अभी के लिए शुरुआत करते हैं रियल एनालिसिस से। बाकी ये सब राम मालिक है, किसके जिम्मे चढ़ेंगे, कौन पढ़ाता है कौन नहीं, ये सब बात की बातें हैं। क्योंकि तुम लोग खाली बैठे हो और कल से जुलाई लग रही है, इसलिए जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक तुम लोगों के लिए इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला पेपर हम लोगों का मिलता है वो है एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर रियल का, एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर्स। एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स। एक्सियम्स, अवधारणा, विचारधाराएं, जो बातें कही गई हैं उन्हें एक्सियम्स कहा जाता है, ठीक। जैसे पियानोस के एक्सियम्स। अच्छा, जो बातें कही गई हैं जो स्वतः सिद्ध हैं, जिनको आप प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको फंसते हुए रास्ते नजर आए, मतलब आप सोचोगे कि क्या इनको भी प्रूफ किया जा सकता है। वो बातें ऐसी जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, ये एक एक्सियम्स है, ये एक विचारधारा है ऐसी जिसको आप प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ोगे। क्या कहोगे, वो दिशा जिससे सूरज निकलता है वो पूरब है, या सूरज जहां से निकलता है वो पूरब है, पूरब से ही सूरज निकलता है। ये सारी बातें एक स्वतः सिद्ध बातें होती हैं। जैसे कहा जाता है कि जो सबसे पहला नेचुरल, पियानोस के एक्सियम सबसे फेमस है, जो हम लोगों से जिसकी भेंट वार्ता होती है, पियानोस के एक्सियम में सबसे पहले आता है कि 1 इज द नेचुरल नंबर, और एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है
जो किसी का सक्सेसर नहीं है। सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी होना। जैसे अगर हम 2 कहें तो 2 उत्तराधिकारी है 1 का, क्योंकि जब 1 हटता है हम 1 से आगे बढ़ते हैं तो 2 नजर आता है, 2 से आगे बढ़ते हैं 3 आता है, 3 से आगे बढ़ते हैं 4 आता है, लेकिन 1 से पहले कौन सा नेचुरल नंबर है ये नहीं पता। तो 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये पियानोस के एग्जाम्स की पहली बात होती थी। तो एग्जाम्स उन चीजों को कहते हैं जो स्वतः सिद्ध होती हैं। एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की दुनिया में ऐसे जो एग्जाम्स आ रहे हैं और जो भी बातें हैं उनकी जो स्टडी पहले चैप्टर के अंतर्गत होगी, इसलिए इस चैप्टर का नाम है एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स। ये पुरानी इतिहास अगर देखी जाए तो पुराने इतिहास तो काफी कुछ है, इसके कहने के लिए बहुत कुछ है। ऑफलाइन क्लास में अगर कभी मुलाकात हुई, ऐसी कुछ किस्मत टकराती है कि ऑफलाइन क्लास में मुलाकात होगी, तो रियल में जो इसके इतिहास है उस पर एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी कही जा सकती है। चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसलिए अभी हम बिना किसी इतिहास के बताते हुए इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत हिंट की बात है वो हम इस पर लिखा दे रहे हैं। बाकी और बड़ी इंटरेस्टिंग जितनी भी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो सारी बातें कभी मुलाकात हुई ऑफलाइन में तो होंगी। फिलहाल के लिए लिखना द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, the system of real numbers has been evolved evolved का मतलब होता है विकसित होना। यहां हम लिख रहे हैं विकसित होना। The system of real number has been evolved as a result of a process of successive extension, as a process of successive extension of the system of रियल नंबर्स हैज बीन इवॉल्व्ड। जो आपका रियल नंबर का सिस्टम होता है, ठीक, वो पूरा का पूरा विकसित होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, एक परिणाम के तौर पर। और परिणाम किसका? अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर, सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस बात को समझो। कहा क्या गया? जैसे जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी उस वक्त आदमी पढ़ना लिखना या नंबर्स के बारे में कुछ भी जानता नहीं था। उस वक्त जो भी उसको समझ में आता था एक कह सकते हैं एक सांकेतिक भाषा के तौर पर चलती है। जैसे किसी लड़के को पैदा होते उठा करके जंगल में छोड़ दिया जाए, वहाँ उसका ख्याल रखा जाए, उसका आदमी के साथ कोई कांटेक्ट ना हो, कोई ऐसे शब्द सुन ना पाए जो हम लोग आम बोलचाल की जिंदगी में बोलते हैं, तो वो करेगा क्या? क्योंकि उसका जमीन से कोई संपर्क है नहीं, तो अपने आसपास की जो भी भाषा होगी उसको धीमे धीमे सांकेतिक तौर पर सीखेगा। तो इनिशियल कंडीशन में यही थी, आदमी के पास कुछ लैंग्वेज तो ऐसी खास थी नहीं, तो वो क्या करता था, जब उसने गिनने की शुरुआत की, जैसे गणित अपनी भेड़ों को चराने लेकर के जाते थे, तो वो करते क्या थे? ये सबसे फेमस थ्योरी है, हर रियल की किताब में शुरू के इंट्रो पर कुछ लिखी मिल जाती हैं और नॉर्मली गणित के इतिहास की किताबों में मिलती हैं कि आदमी अपनी भेड़ों को गिनने के लिए वो 2 झोले रखे रहते थे। वो करते क्या थे? वो जब बाड़े से, जैसे ये बाड़ा है तो इसका एक दरवाजा होता था, यहाँ से जब गाय भैंस कुछ भी बकरियां निकाली जाती थी तो वो एक निकलता था तो इसमें एक पत्थर डाल देते थे। वो संकेत होता था कि एक के आने पर एक, हालांकि एक हम बोल रहे हैं, वो इसको एक नहीं बोलते थे। दूसरी निकल के आती थी तो दूसरा पत्थर पड़ता था, अगली आती थी अगला पत्थर, अगली आती थी अगला। इस तरीके से जितनी गाय भैंसें आती जाती थी बकरियां, उतनी भी इसमें पत्थर पड़ते चले जाते थे। अभी गिनती का कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। जब शाम को वो सब इन लोगों को चरा वरा करके लाते थे तो बाड़े में फिर एक अंदर जाती थी, तो इससे जैसे अंदर भेजा एक को, तो जैसे पहली अंदर गई तुरंत एक पत्थर उठा के इसमें काउंट किए, फिर अगली गई तो अगला पत्थर उठा के फिर यहाँ रखे, अगली गई तो अगला पत्थर उठा के यहाँ रखे। जब इस झोले के सारे पत्थर इसमें चले आते थे तो माना जाता था कि आप जितने ले करके गए हो उतने ले करके आए हैं। और अगर एक आध पत्थर ज्यादा बचे और यहाँ पर सारे आने के बाद भी यहाँ मान लो जैसे 3 छूट गए, तो इनको ये पता चल जाता था कि यहाँ जितने छूटे हैं उतनी गाय, ये 3 हम कह रहे हैं उनके हिसाब से नहीं था, यहाँ जितने छूटे हैं उतने यहाँ से मिसिंग है, गायब है। तो या तो उनको खोजा जाता था या तो जो भी होता था शिकार वगैरह का जो भी मामला था
ये कंडीशन होती थी। तो उस समय गिनने का ये प्रोसेस था। फिर ये प्रोसेस और आगे बढ़ता है। फिर क्या करते हैं कि चीज़ों को गिनने के लिए और सिंबल बनाए जाते हैं, जैसे कहीं किसी मिस्र में या कहीं पर 10 या 100 की संख्या के लिए चांद का बना दिया जाना, या फिर मेढक के ऊपर चांद का बना दिया जाना, ये सारी बातें एक सिंबल के तौर पर चल रही होती हैं। फिर ये बातें आगे बढ़ती हैं और आदमी यहाँ पर गिनती का आविष्कार करता है, तो इसको आविष्कार करना ही बोलेंगे। फिर उन्होंने नेचुरल नंबर की शुरुआत की। अब हम बहुत आगे आ जाए हैं, पीछे की सारी इतिहास छोड़ रहे हैं। नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये गिनती की संख्याएं सामने आती हैं। गिनती की संख्याएं सामने आ गई। उसके बाद ये हुआ कि जब चीज़ों का बंटवारा किया जाना हुआ, तो जैसे किसी मान लो एक सेब है, इसका बंटवारा किया जाना है, तो 2 लोगों में मौजूद है, तो इसको काट करके बांटा गया। काट करके बांटा गया, तब यहाँ पर ये हुआ कि अच्छा इसका मतलब इनके अलावा भी कुछ और संख्याएं हो सकती हैं, और उसके बाद फिर रेशनल नंबर की एंट्री होती है, जिसको हम लोग बटे की संख्याएं कहते हैं, P/Q के रूप में लिखना, यानी आधा कर देना, तिहाया कर देना, चौथाई कर देना, इस तरीके से ये P/Q वाले नंबर रेशनल आते हैं। फिर उसके बाद गणित और आगे बढ़ती है, इक्वेशन सॉल्व हो रहे होते हैं, तो कहीं पर मिलता है x² = 2, ये मिलता है, तो फिर पता चलता है ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं मौजूद है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। फिर वहां पर एंट्री होती है इर्रेशनल नंबर की। धीमे धीमे ये प्रोसेस बढ़ रहा है, पहले नेचुरल आते हैं, फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं रेशनल आते हैं, फिर इसके बाद कहीं से आर्यभट्ट को कहा तो उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, फिर ये भी शामिल हो जाता है कि कुछ नहीं के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। फिर ये हुआ कि इसका भी आविष्कार हुआ, जीरो आया। इस तरीके से नंबर बढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर हुए, फिर रेशनल, फिर जीरो शामिल होता है, रेशनल आते हैं, इर्रेशनल आते हैं, इर्रेशनल के बाद और आगे बढ़ा जाता है। तो फिर देखा जाता है अब और कितना एक्सटेंड करें, नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज रियल में कुछ मिलता है तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आगे चल करके ये बात सामने साफ हो जाती है कि आप प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को एज अ नंबर ट्रीट करोगे या एज अ सिंबल ट्रीट करोगे, ये बातें फिर कभी अभी इसकी चर्चा नहीं करें, क्योंकि इसके बारे में बोलने लगो तो शायद 1 घंटे भी कम बढ़ जाते हैं। जब आप इन्फिनिटी के बारे में, उसके पैराडॉक्स के बारे में, कैंटोर ने इन्फिनिटी के लिए क्या कहा, रामानुजन ने इन्फिनिटी के बारे में क्या कहा, या हिल्बर्ट पैराडॉक्स की बातें आती हैं, ये सारी रियल में सबसे खूबसूरत थ्योरी के रूप में सामने आती हैं। इसकी चर्चा जब मुलाकात होगी तब इसकी चर्चा खूब अच्छे से की जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो बातें कही, ये बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है रियल के साथ। सबसे अच्छी बात ये है कि रियल को पढ़ाते वक्त, और सबसे बुरी बात भी ये है कि रियल को पढ़ाते वक्त आपको एक आभास होता है कि हाँ ये भी बोलना चाहिए, हाँ ये भी बोलना चाहिए, अंदर से पिला, फिर आप सोचते नहीं कंट्रोल कर, ये कंट्रोल बड़ा मतलब हाँ ठीक है आपको कंट्रोल सिखाता है, फिर गड़बड़ियाँ भी होती हैं। तो ये लिखा गया है, इन्होंने कहा द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, जो आपका रियल नंबर का पूरा ढांचा होता है, सिस्टम होता है, हैज बीन इवॉल्व्ड, ये विकसित होता है एज अ रिजल्ट, एक परिणाम के तौर पर। और परिणाम कैसा, अ प्रोसेस, एक वो प्रक्रिया ऑफ द सक्सेसिव एक्सटेंशन, सक्सेसिव क्रमशः बढ़ती जा रही है, सक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर। जो आपका नेचुरल नंबर का सिस्टम जैसे जैसे एक्सटेंड हो रहा था, नेचुरल नंबर के बाद रेशनल की मिलावट हुई, फिर उस सेट में इर्रेशनल की मिलावट होनी शुरू हुई। तो जैसे जैसे नेचुरल नंबर और विकसित होते जा रहे थे, इनमें और नंबर का मिलावट होता जाता था, वैसे वैसे चुपके चुपके धीमे धीमे रियल नंबर का सिस्टम विकसित होता जा रहा था। यही लिखा गया था, सिस्टम ऑफ रियल नंबर हैज बीन इवॉल्व्ड, विकसित होता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। लाइन चेंज करके लिखना, it was only in the last quarter, क्वार्टर का मतलब तिमाही, जो आखिरी चल रहा होता है, लास्ट तिमाही कहते हैं ना। It was only in the last quarter, in the last quarter, it was only in the last quarter, क्वार्टर का जिन लोगों को दिक्कत है वो लिख लें तिमाही, वही जैसे छमाही एग्जाम, सालाना एग्जाम, ऐसे ही तिमाही का मतलब साल का तिहावा हिस्सा, ठीक, सदी का तिहावा हिस्सा, ठीक। इट वॉज ओनली इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी का तिहावा हिस्सा, ऑफ द 19th century, of the 19th century, that three precise का मतलब उपयोगी, बहुमूल्य, या फिर कह सकते हैं ठीक ठीक, ज्यादा वैसे ज्यादा अच्छी वर्डिंग ठीक ठीक ही होगी। प्रिसाइज का मतलब ठीक ठीक,
इट वॉज ओनली इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के आखिरी तिमाही की बात है, दैट कि 3 प्रिसाइज थ्योरीज, 3 ठीक ठाक थ्योरीज जो आई हुई थी, 3 प्रिसाइज थ्योरीज, 3 प्रिसाइज थ्योरीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर of it was only in the last quarter of the 19th century that 3 precise theories of the structure of real numbers were separately proposed, अलग अलग प्रपोज की गई, अलग अलग दी गई, separately proposed by 3 German mathematicians, by 3, ऊपर लिखते हैं, by 3 German mathematicians, कहा जा रहा है इट वॉज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, यह 19वीं शताब्दी की आखिरी तिमाही थी, दैट 3 प्रिसाइज थ्योरीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर, कि टोटल 3 बड़ी ठीक ठाक थ्योरीज आई हुई थी, किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर के स्ट्रक्चर के बारे में, वह सेपरेटली प्रपोज्ड, अलग अलग दी गई थी, बाय 3 जर्मन मैथमेटिशियन, 3 जर्मन मैथमेटिशियन थे, तीनों लोगों ने रियल नंबर के स्ट्रक्चर की अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हुई थी, और माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है 19वीं शताब्दी जो आपको होता है वो रियल एनालिसिस का एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ये जो 3 बेसिक थ्योरी निकल करके आई ना, जो एकदम सही सलामत थ्योरीज आई हुई थी, इन्होंने रियल नंबर को बहुत काफी ज्यादा एलेबोरेट होकर के लोगों के सामने रखा। तो कहा जा रहा है बट सेपरेटली प्रपोज्ड बाय द 3 जर्मन मैथमेटिशियन, और ये जो जर्मन मैथमेटिशियन थे इनके नाम देखना विचार, पहला नाम, सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है कार्ल वेस्ट्रास का, के वेस्ट्रास हम लोग लिखेंगे इनको, के वेस्ट्रास, और सही सलामत कहा जाए तो एनालिसिस का जनक वेस्ट्रास को ही माना जाता है। इन्होंने जो काम एनालिसिस के ऊपर किया, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, ठीक, इनके बारे में भी ऑफलाइन मोड पर ज्यादा चर्चाएं हो सकेंगी। इन्होंने इतना काम किया, लेकिन लास्ट में इनको बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी अपने ही फ्रेंड क्रोनिकर की वजह से। क्रोनिकर डेल्टा आते हैं, जब हम लोग सिंबल यूज करते हैं क्रोनिकर डेल्टा का, तो क्रोनिकर भी एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन क्रोनिकर चूंकि ये कैंटोर के फेवर में थे, कैंटोर एक मैथमेटिशियन थे, उनको तो प्रिंस भी कहा जा सकता है रियल एनालिसिस का, कि उन्होंने रियल एनालिसिस में इन्फिनिटी के ऊपर उन्होंने जो काम किया वो शायद उतना बेहतर काम किसी ने नहीं किया। रामानुजन ने, कैंटोर ने इन्फिनिटी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, बड़े अच्छे अच्छे पैराडॉक्स लिखे हुए हैं। कैंटोर के अपोज में क्रोनिकर ने काफी कुछ ऊट पटांग कहा, और वेस्ट्रास ने कैंटोर का काफी ज्यादा सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट की वजह से क्रोनिकर इनके भी खिलाफ काफी कुछ कहना शुरू कर दिए थे। तो आखिरी समय में कैंटोर और ये दोनों लोगों को बड़ी तकलीफें भी उठानी पड़ी थी। 3 जर्मन मैथमेटिशियन विचार, के वेस्ट्रास पहले मैथमेटिशियन होते हैं ये, ठीक, इनका जो साल था वो था 1815 से लेकर के 1897 पहले मैथमेटिशियन थे के वेस्ट्रास, ठीक, इनको याद रखना, के वेस्ट्रास इज द फादर ऑफ एनालिसिस, इनको आप कह सकते हो कि हाँ जो मेन एनालिसिस का पार्ट अब हम लोग देख रहे हैं ना, मॉडर्न एनालिसिस इसको कहा जाएगा, तो वो वेस्ट्रास उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक। आर डेडकाइंड, आर डेडकाइंड के लिए ईयर लिख लेना 1831 से लेकर के 1916, और लास्ट में एनालिसिस के प्रिंस की बात की जाए तो जॉर्ज कैंटोर एंड जी कैंटोर, यानी को कहो जॉर्ज कैंटोर,
जॉर्ज कैंटोर। इनके लिए ईयर लिखना है 1845 से 1918। 1918। ये तीन बेहतरीन मैथमेटिशियंस, इन्होंने रियल एनालिसिस के लिए रियल नंबर के स्ट्रक्चर पर तीन बेहतरीन थ्योरीज, अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, और ये तीनों लोग जर्मन मैथमेटिशियन थे, और इसीलिए 19वीं शताब्दी गोल्डन इरा मानी जाती है रियल एनालिसिस के लिए, एनालिसिस के लिए। फिलहाल इतिहास में ये इतना ही। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं आगे का हिस्सा जो अपने मेन कोर्स में है। क्योंकि एनालिसिस शुरू कर रहे थे इसलिए इतनी जानकारी हमको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली हेडिंग एक्सियम्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए वो बातें जो स्वतः सिद्ध कही जाती हैं एक्सियम्स होते हैं या विचारधाराएं होती हैं। एक्सियम्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सियम्स फॉर रियल नंबर, कुछ बेसिक एक्सियम्स, कुछ विचारधाराएं या कुछ थ्योरीज होती हैं जो रियल नंबर के बारे में कही जाती हैं, जो बड़ी जरूरी होंगी। इस पूरे चैप्टर के दौरान आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें से जो सबसे पहला एक्सियम्स होता है वो होता है फील्ड एक्सियम्स। सबसे पहला नंबर 1 फील्ड एक्सियम्स। फील्ड एक्सियम्स। फील्ड एक्सियम्स में लिखना जो आपका रियल नंबर का सेट होता है। नॉर्मली हम लोग रियल नंबर के सेट को ऐसे लिख देते हैं, ये बात थोड़ी सी गलत होती है। स्टैंडर्ड नोटेशन जो होते हैं वो ये होते हैं, आर लिख करके बगल में एक लाइन खींच देना। ये रियल नंबर का स्टैंडर्ड, रियल नंबर के सेट का स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसी तरह नेचुरल नंबर के लिए एन लिख करके साइड में एक लाइन खींची जाती है। जेड के लिए, इंटीजर के सेट के लिए यूं कर दिया जाता है इसको, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी कुछ इस तरीके से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं। धीमे धीमे लिखते लिखते इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक, शुरुआत करते हैं फील्ड एक्सियम्स की। ये फील्ड वही है जो हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा में देख चुके हैं। इसमें लिखना द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर विद ऑपरेशन एडिशन एंड विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप सारे रियल नंबर का सेट इकट्ठा कर लो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, ये दिया गया जो स्ट्रक्चर है, ये दिया गया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक फील्ड को बनाता है अगर ये टोटल 11 प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा हो। और वो 11 प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं हम वापस रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में कई लोग फील्ड तक पहुंचे नहीं होंगे और कई लोग पहुंचे भी होंगे, तो अब वो फील्ड की थ्योरी भूल चुके होंगे। फील्ड एक्सियम्स में लिखना रियल नंबर का सेट कैपिटल आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ इस कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड या इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कहते हैं द रियल नंबर फील्ड। द रियल नंबर फील्ड इफ यदि अगर ये नीचे लिखी गई प्रॉपर्टीज को पूरा करे, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रियल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करे। तो इसको लिखना इफ रियल नंबर्स कलेक्शन कैपिटल आर विद ऑपरेशन एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अच्छा, इसका भी मतलब बता देते हैं अबेलियन ग्रुप का। अबेलियन ग्रुप का मतलब है कि आर को एडिशन ऑपरेशन के साथ टोटल 5 प्रॉपर्टीज पूरी करनी होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ फॉलो करना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं आप कैपिटल आर के किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाओ, उन दोनों एलिमेंट को आपस में ऐड करो, तैयार हुआ रिजल्ट कैपिटल आर में ही आना चाहिए। और हम जानते हैं सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब वापस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। एसोसिएटिविटी होनी चाहिए एडिशन ऑपरेशन के लिए, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी चाहे आप पहले b और c को ऐड कर दीजिए फिर उसमें a का एडिशन कीजिए, या पहले a और b को ऐड करके फिर c का एडिशन कीजिए, ये रिजल्ट आपस में हमेशा बराबर बैठने वाले हैं। और किसके लिए? फॉर ऑल a, b, c। आप किसी भी 3 रियल नंबर को उठाइए, एसोसिएटिविटी होल्ड होनी चाहिए। होती है, रियल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिविटी रखता है। ठीक, इसके बाद बारी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एडिशन ऑपरेशन के लिए रियल नंबर की दुनिया कैपिटल आर में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए
जो किसी भी एलिमेंट पर लेफ्ट या राइट से ऐड हो तो उस एलिमेंट को बिना बदले हुए एज इट इज छोड़ दे। हम जानते हैं जीरो को किसी भी रियल नंबर पर ऐड किया जाता है तो ऑलरेडी वही रियल नंबर फिर से मिल जाता है, यानी पूरे के पूरे r प्लस वाले सेट के लिए जीरो एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी का काम करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि किसी भी स्मॉल a बिलोंग टू r के लिए, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू r के लिए, यहाँ पर r में ही एक मेंबर ऐसा जरूर होना चाहिए कि जब आप उस मेंबर को इस पर ऐड करें, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो आपको सेट की आइडेंटिटी जीरो मिल जाए। हमें पता है कि अगर 2 रियल नंबर है तो -2 भी रियल है, √2 रियल है तो -√2 भी रियल है, और सब के सब इसी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब इनवर्स भी होल्ड करता है। एडिशन का ऑपरेशन इस पर कम्यूट होना चाहिए। टोटल 5 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और आखिरी होता है कम्यूटेटिविटी। और ये पांचों रियल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ शो करता है। इसका मतलब r प्लस अबेलियन ग्रुप है, ठीक, लिखना इसके आगे। ये अपने अंदर में 5 प्रॉपर्टी को समेटा हुआ है। अगली बार सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, बस एक फर्क आएगा कि आप इस सेट में से जीरो को ना देखिए, मतलब जितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनको लेकर के सेट बनाइए। दूसरी बात ये है कि आर नॉट विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जीरो का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 करें ना अनडिफाइंड की तरफ बढ़ जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं जीरो को निकाल दीजिए। जीरो को निकालने के बाद बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सारे के सारे फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ भी क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप। तो 5 इसकी 5 इसकी 5 5 10 प्रॉपर्टी इज एन अबेलियन ग्रुप। और लास्ट प्रॉपर्टी तो 5 इसकी 5 इसकी 5 5 10 और आखिरी 11 प्रॉपर्टी। तो ये 11 प्रॉपर्टीज आपको जरूरत पड़ती है किसी दिए गए स्ट्रक्चर को फील्ड दिखाने के लिए। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं रियल नंबर की। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें लिखना, तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेफ्ट से एज वेल एज राइट से, इसमें लिखना। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है multiplication is distributive, multiplication is distributive, multiplication is distributive, multiplication बढ़ जाता है ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ठीक, दैट इज, इसका मतलब समझ लें जो लोग नहीं जानते हैं। हालांकि लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, लिखना दैट इज, अर्थात फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू द आवर रियल नंबर सेट कैपिटल R। ध्यान रखना, हम वापस बता दें, ये तीन के तीनों एलिमेंट सेम टू सेम हो सकते हैं, ये तीन के तीनों एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, दो सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रियल नंबर से आप कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, और ये हर एक बार जो बात लिखी जा रही है हर एलिमेंट के लिए होल्ड हो। ऐसा ना हो कि 10 15 20 25 के लिए ये बात होल्ड करिए और कोई एक ऐसा मिला जिसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, तब की तारीख में कैपिटल R फील्ड नहीं बनाता। हालांकि रियल नंबर का सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ 100% फील्ड बनाता है, उसी बेस पर ये एक्सियम्स लिखे जा रहे हैं। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू द R implies that a into b plus c is equal to, जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी a into b plus a into c। अभी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी तरीके से राइट की तरफ से एंड b plus c पर जब राइट साइड से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b into a plus c into a। ये रहा, लिखना 5 प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप, 5 प्रॉपर्टी जीरो को छोड़ करके बाकी बचे हुए एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, और एक ये प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये टोटल 5 5 10 और उधर का एक प्रॉपर्टी 11 प्रॉपर्टी जो सेट पूरी करता है वो फील्ड बनाता है, और रियल नंबर का सेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ इन सब को पूरा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रियल नंबर की जो आपकी रियल नंबर का सेट होता है वो आपकी रियल फील्ड कहलाती है। अगर याद हो तो जिस वक्त मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे उस वक्त कहा गया था कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर की सारी एंट्री रियल से भरी जा रही है तो ये इसके लिए जो फील्ड लिखी जाएगी F, वो क्या लिखी जाएगी, रियल नंबर का सेट R लिखा जाएगा।
नोट कर लो पहले इसे। अगली हेडिंग डाल देना ऑर्डर एक्सियम्स। फील्ड एक्सियम्स याद होना चाहिए। फील्ड एक्सियम्स का मतलब होता है रियल नंबर का सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ 5 5 10 1 11 प्रॉपर्टी पूरी करता है। ये पूरी बातें जो लिखी गई ना, इसको फील्ड एक्सियम्स कहा जाता है। अगली बात होती है ऑर्डर एक्सियम। ऑर्डर का मतलब व्यवस्था देना। व्यवस्था क्या? व्यवस्था ये कि जैसे मेरे और तुम्हारे बीच में देखा जाए तो या तो तुम मुझसे छोटे हो या तो हम तुमसे बड़े हैं, या अगर कुछ लोगों के बीच में चर्चा की जाए तो कुछ लोगों के बीच में ये हो सकता है हम किसी के बराबर हो सकते हैं, उससे बड़े हो सकते हैं, उससे छोटे हो सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उसको सम्मान दे करके बुलाओगे, कोई आपसे छोटा है आप सम्मान उसको भी दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि वो आपसे छोटा है और आप जाके उसके पैर में फाट पड़े। ये कंडीशन है। तो व्यवस्थाएं जो होती है ना, इसी 3 बात को रियल एनालिसिस अडॉप्ट करता है, क्योंकि रियल का मतलब ये वही जो अपने आसपास घटित हो रहा हो। तो अपने आसपास घटित होने वाली कंडीशन ये होता है या तो हम अपने फ्रेंड के इक्विवेलेंट होंगे, हम और वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम दोनों बराबर हैं, ठीक। जो मुझसे सीनियर क्लास में होगा उसको हम सर सर कह करके बुलाएंगे, वो मेरा सीनियर है तो वो मुझसे बड़ा है, और जाहिर सी बात है वो मुझसे बड़ा है तो उसी दौरान हम उससे छोटे भी हो गए। कुल 3 बातें रियल एनालिसिस में भी होती है। कहा जाता है अगर आपके पास 3 नंबर हैं ए बी और सी, या 2 नंबर आप लो, 2 नंबर आपके पास है ए और बी, तो इनके बीच में सिर्फ 3 में से कोई एक बार में एक ही बात हो सकती है। या तो ए और बी आपस में बराबर हो सकते हैं, या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, या तो ए बी से छोटा हो सकता है। इस 3 के अलावा कोई और बात नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स की दुनिया में बात करो तो कॉम्प्लेक्स की दुनिया में बड़ा और छोटा नहीं होता। अगर एक नंबर लिखा गया है 2 + 3i और दूसरा लिखा गया है 3 + 2i, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऑर्डर वाली व्यवस्था लागू नहीं होती। लेकिन रियल में ये बात लागू होती है। रियल में कोई भी 2 नंबर में 3 में से केवल एक बात ही हो सकती है। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इज लेस देन थर्ड नंबर। लिखना इसी बात को। इसी को अभी आगे चल करके हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। लिखना ऑर्डर एक्सियम्स। दूसरी बात ऑर्डर एक्सियम्स, ठीक। ऑर्डर एक्सियम्स में लिखना रियल नंबर possesses real numbers possesses real number possesses real number रखते हैं an ordering relation real number possesses an ordering relation satisfies the following axioms और ये नीचे लिखी गई बातों को, नीचे लिखी गई अनुबंधों को सेटिस्फाई करते हैं। अनुबंध का मतलब हालांकि शर्त होता है, एक्सियम्स को आप अनुबंध नहीं कह सकते हो। एक्सियम्स वही है स्वतः सिद्ध है, जो खुद से सिद्ध हो। लिखना अब रियल नंबर ऑर्डर्ड एक्सियम्स के अंतर्गत किस किस बात को सेटिस्फाई करते हैं वो बात हम यहां पर लिखने चल रहे हैं। पहली बात, फॉर ऑल a, b बिलोंग टू द कैपिटल R। किसी भी 2 रियल नंबर के लिए, दोनों सेम टू सेम हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर ऑल a, b बिलोंग टू द R। नीचे लिखी गई बात में से एक बार भी कोई एक ही सही हो सकती है। आइदर a लेस देन b, या तो नंबर a नंबर b से छोटा होगा, और अथवा a इक्वल टू b। इसीलिए और लगा रहे हैं कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, और अथवा a इज ग्रेटर देन b, या तो ये सही होगा। जैसे हम 2 नंबर उठा रहे हैं 3 और 3, दोनों सेम टू सेम है, 3 इज इक्वल टू 3, तो ये इसका मतलब ना तो ये सही हुआ ना तो ये, बल्कि 3 इज इक्वल टू 3, ये सही हो गया। तो तीनों में से केवल एक सही हुआ। अगला देखना 5 और 3 कंफर्म है, 5 इज ग्रेटर देन 3, कौन सी बात सही हुई? ये a ग्रेटर देन b, बाकी दोनों नहीं सही हुई। अगला 3 इज लेस देन 5, आपकी ऊपर वाली बात सही है, a लेस देन b। तो इन 3 में से एक बार में कोई एक ही बात सही हो सकती है, और इसको कहा जाता है, ये तीनों कंडीशन कही जाती है लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी
लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। सिर्फ इतने से फील्ड एक्सियम्स नहीं बन जाता, ये तो मेन बातें होती है ना जो आपको सबसे पहले याद रखनी होती है कि फील्ड एक्सियम्स में जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या है। तो मेन प्रॉपर्टी फील्ड एक्सियम्स में उभर के आई जाती है कि ये आती है सामने कि किसी भी दो नंबर में इन तीन में से एक बार में कोई एक ही बात होल्ड होती है। अब फील्ड एक्सियम्स में सेकंड प्रॉपर्टी देखना, सेकंड, और ये सारे फील्ड एक्सियम्स के ही अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक, सेकंड बात ये है फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R, किसी भी तीन रियल नंबर के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट हो या सेम टू सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर a ग्रेटर देन b है, ध्यान से सुनना, अगर a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है तो ऐसे केस में कंफर्म है कि a बड़ा होगा c से। a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो सबसे बड़ा कौन होगा a और सबसे छोटा कौन होगा c, यानी कंफर्म है a ग्रेटर देन c होगा। एग्जांपल से समझना, जैसे हमने लिया 3 4 6 ये लिया। अब गौर करना, 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 बड़ा है 4 से, एंड 4 इज ग्रेटर देन 3। संक्रमकता इसी को बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी, कि आप चीजों को एक, जैसे बीमारियां को संक्रमण फैलता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, सेम कंडीशन यहाँ पर संक्रमकता हो रही है। 6 ने कहा हम बड़े हैं 4 से, 4 ने कहा हम बड़े हैं 3 से, तो 6 ने अपनी बीमारी फैला दी बड़े होने वाली कि हम बड़े ही, हम भी बड़े होंगे 3 से, यानी कंफर्मली 6 इज ग्रेटर देन 3। ये भी ऑर्डर है, ये भी व्यवस्था है। ये व्यवस्था है कि अगर एमएससी में है, मान लो हम फाइनल ईयर में हैं, हम एमएससी फाइनल ईयर में हैं तो हम थर्ड ईयर वाले से बड़े हैं, और थर्ड ईयर वाला बीएससी फर्स्ट ईयर वाले से बड़ा है, तो निश्चित तौर पर एमएससी में मौजूद आदमी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले से बड़ा होगा। दैट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड एक्सियम्स। ये भी व्यवस्था है। सोचो, रियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको वो व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं जो आपके सोसाइटी में चारों तरफ फैली हुई हैं। सबसे पहली व्यवस्था, या तो दो लोग बराबर हो सकते हैं, या तो कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। दैट्स द फर्स्ट एक्सियम्स के अंतर्गत लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अगली बात, संक्रमकता बढ़ती है, हम बड़े हैं किसी से और वो बड़ा है किसी और से, तो हम उस तीसरे वाले से भी बड़े होंगे, ये होती है संक्रमकता। अगला बात देखते हैं इसमें, ठीक, इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, संक्रमकता, ट्रांजिटिविटी। हालांकि ये नाम याद रहे तो बेहतर, ना याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, यानी ऑर्डर्ड एक्सियम्स में तीसरी व्यवस्था देखना, बारी बारी व्यवस्थाएं आ रही हैं, पहली व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था, ऑर्डर्ड एक्सियम्स में तीसरी व्यवस्था, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू द कैपिटल R, किसी भी तीन रियल नंबर के लिए, सेम टू सेम हो जाए अलग अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू द कैपिटल R। अगर a बड़ा है b से, ध्यान से सुनो, अगर a बड़ा है b से और आप दोनों को ही बराबर बराबर मात्रा में दे रहे हो तो कंफर्म है a प्लस c बड़ा होगा b प्लस c से। इस पर एक बार वापस सोचना, कोई भी इस तरीके से तीन नंबर है a b c, अगर a बड़ा है b से तो निश्चित तौर पर a प्लस c b प्लस c से बड़ा होगा, यानी आपने दोनों को बराबर, पहले ही ये अमीर थे और ये गरीब थे, आपने क्या किया, आपने दोनों को बराबर मात्रा में चीजें दी। जब दोनों को बराबर मात्रा में दी तो जो आपने इसको दिया वही आपने इसको दिया, उसमें तो कोई फर्क आया नहीं, तो हैसियत का फर्क किसका, पहले वाली हैसियत का। पहले a बड़ा था b छोटा था, आज भी a बड़ा रहेगा b छोटा रहेगा। नंबर पर लेकर के दिखाते हैं, नंबर की दुनिया में इसको सीखा जाए, इधर बता दे रहे हैं यहाँ, जैसे पॉजिटिव नंबर पहले उठाते हैं जब तीनों पॉजिटिव होंगे। मान लो हमने सेम टू सेम उठा लेते हैं, 3 3 3 ये लिया, तो आज की तारीख में a b c, अभी की तारीख में ये बराबर है, तो ऐसे केस में आप इसको अप्लाई अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये कह रहे हैं a ग्रेटर देन b, तो a को b से बड़ा रखना है, चलो इसको 2 कर देते हैं। ठीक, अब देखना a ग्रेटर देन b, अब दोनों को बराबर बराबर दो और दोनों में c को ऐड करो, 3 प्लस 3 ग्रेटर देन 2 प्लस 3, ये कितना हुआ 3 3 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, यानी पॉजिटिव नंबर के केस में ये बात सामने नजर आ रही है। अगला देखना, अगला जब हम c को नेगेटिव कर देते हैं, चलो a इज इक्वल टू, a बराबर ले लेते हैं 4, b बराबर ले लेते हैं a ग्रेटर देन b चलना है तो b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू ले लेते हैं -10 ले लेते हैं। अब गौर करना, a कहता है कि a ग्रेटर देन b है, यानी 4 ग्रेटर देन 2, दोनों पर -10 को ऐड कर दो,
दोनों पर -10। माइनस को ऐसे समझो ना जैसे तुम्हारे ऊपर कर्ज लग रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आपके ऊपर कर्जा लग रहा है, आपकी जेब में पहले से ही 4 रुपए हैं और आपके ऊपर 10 रुपए का कर्ज लग गया, तो इसका मतलब वास्तविकता में 4 आपके पास पहले थे और आपने 10 रुपए का ये कर्ज लिया, तो वास्तविकता में देखा जाए तो 4 पॉजिटिविटी है और 10 नेगेटिविटी है, आपके पास बचे ही कितने, -6। और इनका हाल देखा जाए मतलब आपके ऊपर कर्जदारी कितने की है, -6 की कर्जदारी है। और इनको देखा जाए 2, इनके पास 2 ही रुपए थे और 10 रुपए की कर्जदारी है इनके ऊपर, तो इसका मतलब 2 रुपए चुकाने के बाद भी इनके पास कर्जदारी कितने की बची, -8 की। तो अभी भी ये 8 रुपए कर्जदार है और ये 6 रुपए। कम कर्जा जिसके पास होता है वो ज्यादा अमीर होता है। -6 इज ग्रेटर देन 8। ये अपनी जिंदगी में समझने की बात हुई, लेकिन जिनको ना आए वो रियल नंबर की लाइन पर समझें। रियल नंबर की लाइन पर देखना, a is equal to 4, b is equal to 2, c is equal to -10। तो ऑब्वियस सी बात है a ग्रेटर देन b है यानी 4 ग्रेटर देन 2 है, ऐड करो 4 में -10 को ऐड करो तो 4 प्लस -10 इज ग्रेटर देन होगा 2 प्लस -10। जरा देखो ये कितना आएगा, -6 इज कंफर्मली ग्रेटर देन -8। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर हम इनको रियल नंबर की लाइन पर खींचें तो ये रियल नंबर की लाइन, ये रहा 0। जैसे जैसे आप इधर आओगे ना आप घटते जाओगे और जैसे जैसे इधर जाओगे बड़े होते जाओगे। तो जब इधर आएंगे तो सबसे पहले टकराएंगे किससे, -6 से, फिर -7, फिर आएगा -8। तो ये बाद में बैठ रहा, इसलिए कंफर्मली -6 ग्रेटर देन -8। तो ये व्यवस्था निकल के आती है, अगर a b c 3 रियल नंबर हैं और a बड़ा है b से तो कंफर्मली a प्लस c बड़ा होगा b प्लस c से, यानी a ग्रेटर देन b पर दोनों में बराबर बराबर क्वांटिटी ऐड करेंगे तब भी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी एज इट इज बची रहेगी। ये तीसरी व्यवस्था है। चौथी व्यवस्था देखते हैं, रियल की दुनिया में ऑर्डर्ड एक्सियम्स के अंतर्गत चौथी व्यवस्था, इसमें लिखना फॉर ऑल a b c बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R, ठीक। और शर्त है कि a बड़ा है b से और c भी पॉजिटिव है, मतलब c नेगेटिव नहीं है, c इज द पॉजिटिव। तो ऐसे केस में अगर आप दिस इंप्लाइज दैट a बड़ा है b से और c पॉजिटिव है, तो अगर आप c से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी बड़ा बैठेगा b इंटू सी से, लेकिन शर्त है c पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर c नेगेटिव हुआ ना तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होते ही इक्वलिटी पलट जाती है। एग्जांपल देखना, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 5 लेते हैं। ध्यान देना, a ग्रेटर देन b यानी 2 ग्रेटर देन 1, दोनों साइड में c से मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10 और 5 1 5, इनइक्वालिटी बची रहेगी। जरा इसको नेगेटिव करके देखते हैं, इसको नेगेटिव कर दिया, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब 2 ग्रेटर देन 1 है, लेकिन -5 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हुआ, -10 और ये कितना हुआ, -5। रियल नंबर की लाइन पर 0 से चलते हुए पहले -5 टकराएगा फिर -8, इसका मतलब -10 इज लेस देन -5, इनइक्वालिटी पलट गई। इसीलिए कहा जाता है किसी भी 3 रियल नंबर के लिए अगर a ग्रेटर देन b है और c पॉजिटिव है तो c से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर c नेगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ये टोटल 4 व्यवस्थाएं मिला करके तैयार होता है ऑर्डर्ड एक्सियम्स। ये इतना लिख लेना, दिस इंप्लाइज दैट ac ग्रेटर देन b इंटू c। पहला एक्सियम 3 में से कोई एक बात होल्ड होगी, दूसरा एक्सियम संक्रमकता है, ट्रांजिटिविटी, a बड़ा है b से, b बड़ा है c से तो a बड़ा होगा c से। चौथी बात कहती है कि अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक, a बड़ा है b से, तो दोनों में बराबर बराबर क्वांटिटी ऐड करने पर इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं आएगी। अगली बात कहती है अगर a बड़ा है b से और c भी पॉजिटिव है तो c से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पर भी इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं आएगी, ac ग्रेटर देन bc। और ये बातें सोचो, ये ऑर्डर्ड एक्सियम्स की हर एक बात रियल नंबर में सही होती है, तो जब ये सारी बातें रियल नंबर में सही होती हैं तो सोचो रियल नंबर फील्ड भी बनाता है और ऑर्डर्ड एक्सियम्स को भी फॉलो करता है, इसीलिए रियल नंबर वाली फील्ड को ऑर्डर्ड फील्ड कहा जाता है। एक ऐसी फील्ड जिसमें व्यवस्था लागू हो रही है, ये व्यवस्था जो ये 4 हमने डिफाइन की हुई है, लिखना बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, लिखना इसमें बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज because of these properties
इन प्रॉपर्टीज की वजह से, इन लक्षणों की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज द फील्ड ऑफ रियल नंबर, द फील्ड ऑफ रियल नंबर, द फील्ड ऑफ रियल नंबर is an ordered field, is an ordered field, व्यवस्थित फील्ड होती है पूरी तरह से, ठीक। रियल नंबर की फील्ड हमेशा पूरी तरह से व्यवस्थित, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड ऑर्डर्ड नहीं मानती। कॉम्प्लेक्स में आप नहीं कह सकते कि 2 + 3i में और 4 + 5i में कौन बड़ा और कौन छोटा होता है, यहाँ आप कुछ नहीं बता सकते, इसीलिए कॉम्प्लेक्स की फील्ड में ऑर्डर्ड एक्सियम्स की बात नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए अभी हम इसी पर रोक रहे हैं, अगले वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे। और लापरवाही न करना, तब वीडियो तुम लोगों को डेली मिल जाएंगे, अदरवाइज फिर डेली वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। एक काम करना, कॉम्प्लेक्स के लिए एक नोट में लिख ही लेना इसी वक्त, लिखना रिमार्क, सॉरी लाइट चली गई, रिमार्क में लिख लेना the set of complex number, remark, the set of complex number इसको ऐसे लिखा जाता है, C लिख के ऐसे कट मार देना, the set of complex number C is not an ordered field, is not an ordered फील्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनाता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप बड़ा और छोटा नहीं बता सकते, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले वीडियो में।